नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई अलग अलग देशों से बौद्ध भिक्षु आए। विदेशों के करीब 171 प्रतिनिधि ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती हैं। बुद्ध के विचारों पर भारत आगे बढ़ रहा है। इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुयेन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को फिर झटका लगा है। अब राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक न लगने से गांधी परिवार का घमंड टूट गया है। याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है
कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट किया था, और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली। दिल्ली आईआईटी के सेमिनार हॉल में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा की पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स विमोचन किया गया। और इस मौके पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राजेश पंत और बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता मौजूद रहे। किताब में कहानियों के माध्यम से साइबर अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए नए टूल्स के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी हैं। सर, साइबर एनकाउंटर्स की बुक आज रिलीज हुई है, आपने लिखी है, इस किताब में क्या कुछ खास है? देखिए, ये किताब जो है साइबर क्राइम की 12 कहानियां हैं। इसमें सभी 12 में अलग अलग तरह का क्राइम है। कैसे जमतारा में बैठे क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं, कैसे कोई नाइजीरिया से क्राइम कर रहा है जो लॉटरी बता रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपकी लॉटरी लगी है, जब हमने खेली नहीं तो कैसे लगेगी, कैसे सेक्सटोर्शन होता है, कैसे हनी ट्रैप होता है, कैसे फेक कॉल सेंटर्स में बैठे लोग अमेरिका के कंप्यूटर्स में वायरस डाल करके फिर उनसे रैंसम मांग रहे हैं। तो इस तरह की 12 कहानियाँ उनके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि लोगों को साइबर क्राइम कैसे होता है, कैसे वर्कआउट होता है और कैसे इससे बचा जाए, उसके टिप्स दिए जाएँ। ये हमारा प्रयास है। सर, अगर हम किताब की बात करें तो इस किताब को पाने के लिए क्या ऑनलाइन व्यवस्थाएं की गई है या किस तरीके से इसको अमेजन पे अवेलेबल है और थोड़े दिनों में हिंदी में भी आएगी। थोड़े दिनों में हिंदी में आएगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। एक और सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त प्रदेश बन रहा है, लेकिन जिस तरीके से कई सिक्योरिटी थ्रेट आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार की बात करें उत्तराखंड में, किस तरीके से आप लोग वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तराखंड पूरी तरह सुरक्षित है और वहाँ अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि किसी तरह का कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी। वीडियो सनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली हमारे साथ। और वहीं इस दौरान बोर्ड के सीएमओ और को फाउंडर अमन गुप्ता से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। बातचीत के दौरान अमन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए बोर्ड के को फाउंडर अमन जी हैं। अमन जी, आज किताब की लॉन्चिंग हुई है, खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इस किताब में जिक्र किया गया है, आप इस किताब को किस तरीके से देखते हैं? यार, मैं कहता हूँ कि जैसे दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव और ये पढ़नी चाहिए सबको, ताकि पता तो लगे कि क्या क्या टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं, राइट। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इसके ऊपर सीरियल्स बनने चाहिए, हर चैप्टर के ऊपर 12 सीरियल बनने चाहिए, ताकि लोग जो किसके साथ हो चुका है वो किसी और के साथ ना हो, तो लोग सीख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। आजकल बहुत अच्छी बिक रही है ये बुक। ऑलरेडी इज़ द नंबर 2 बेस्ट लॉन्च्ड बुक इन Amazon. So I think it's high time that people start taking cyber security, cyber laws seriously now. अमन जी, बोट के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मैंने भी बोट की घड़ी पहनी है। खैर, I like you. Very तो nice. अमन जी, अगर हम बात करें बोट की, बोट की घड़ी वाले तो आपने कहा कि बोट की कई पैरेलल वेबसाइट्स भी बना दी गई थी, उसको लेकर किस तरीके से आप लोगों ने उसको टैकल किया? बहुत टफ हुआ मेरे लिए, मुझे भी समझ नहीं आया पहले कैसे हैंडल करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इंस्टा में लिखा, लिंक्डइन पे लिखा कि यार गाइस प्लीज़ ध्यान से लो। देखो, आपने देखा ना, आईआईटी की एक स्टूडेंट थी बेचारी जो बता रही थी, उसके साथ भी फ्रॉड हुआ। आईआईटी दिल्ली, यहाँ घुसना मतलब हम जैसे लोग तो ट्राई भी नहीं करते घुसने के लिए, इतना मुश्किल होता है। उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, दैट मीन्स किसी के साथ भी हो सकता है। वो तो सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं आईटी वाले, उनके साथ भी हो चुका है, तो हम लोग क्या चीज़ हैं। तो आई थिंक बहुत टफ हुआ हमारे लिए, बट अब हम बहुत जल्दी कैच कर। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि हाईकोर्ट से सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी होने पर हाईकोर्ट ने मामले को 26 अप्रैल के लिए लिस्टेड कर दिया है। गुरुवार को
सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। एजेंसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। आपको बता दें कि अगली सुनवाई में एएसजी राजू सीबीआई का पक्ष रखेंगे। वहीं जस्टिस शर्मा ने एएसजी से कहा कि वे कोर्ट को बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है। साथ ही जांच अधिकारी को भी सफाई देने के लिए बुला सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 12,591 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केस के आंकड़े बढ़कर 65,286 हो गए हैं। साथ ही 24 घंटों में 10,827 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चला। अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की ओर से कार्रवाई की गई। इस मौके पर निगम कर्मियों के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। एमसीडी की इस कार्रवाई के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली के करावल नगर में एसडीएम संजय सोंधी और उनकी टीम की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंचे एसडीएम को जमकर पीटा गया। पूरा मामला 15 अप्रैल का है, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के एसडीएम संजय सोंधी और उनकी टीम को दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने पीट दिया। एसडीएम अपनी टीम के साथ अमर विहार गए थे। उन्हें सूची मिली थी कि एक मकान में अवैध रूप से जीन्स रंगाई का काम चल रहा है, जिसका छापा मारने पहुंचे एसडीएम और उसकी टीम को पीटा गया, जिसकी जानकारी खुद एसडीएम ने करावल नगर पुलिस को दी। दिल्ली के जनकपुरी के रहने वाले सीए जगमोहन सिंह को उधम सिंह के क्षेत्र में कैश फ्लो कोच के तौर पर दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सीए जगमोहन सिंह को बिजनेस अवार्ड 2023 बेस्ट कैश फ्लो कोच से नवाजा गया है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित होटल दी ग्रैंड में आयोजित कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के हाथों उन्हें ये अवार्ड दिया गया। बिजनेस के लिए वित्त प्रबंधन के सर्वोत्तम तरीके बताने और उद्यमियों की वित्तीय मुश्किलों से निकालने के तरीके बताने वाले जगमोहन सिंह जेएसए ऑनलाइन इंडिया के फाउंडर हैं। पीएस कल्याणपुरी के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिसका शव एक बोरे में मिला था। घटना कल की है, जहां रात में एक व्यक्ति ने ईआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सूचना दी थी कि आरएसकेवी स्कूल के पीछे त्रिलोकपुरी के नाला रोड के फुटपाथ पर एक व्यक्ति का शव बोरे में पड़ा हुआ है। एसएचओ कल्याणपुरी थाने कल्याणपुरी के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि करीब 30 साल के युवक का शव बोरे के अंदर आधा पड़ा हुआ है और शव की जांच और घटनास्थल का मुआयना करने के लिए क्राइम टीम, पूर्व और फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया था। शव को एलबीएस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद पीएस कल्याणपुरी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्वी जिले के अमले ने 12 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया है। दिल्ली के विजय विहार इलाके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विजय विहार निवासी सूरज उर्फ मॉडल के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से टेम्पो में रखे 5,250 अवैध शराब के क्वार्टर बरामद हुए हैं। रोहिणी जिले के डीसीपी गुरु इकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम को अवैध शराब की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तुरंत विजय विहार इलाके में छापा मारकर ऑटो को रोककर तलाशी ली तो उसमें दिल्ली में प्रतिबंधित शराब के 5,250 अवैध क्वार्टर मिले। पुलिस ने दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत पर्चा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने शास्त्री पार्क में बीते 19 अप्रैल को हुई युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक किशोर का नाम मोहम्मद आलम है, जिसकी उम्र 16 साल थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि आलम एक लड़की से प्यार करता था। कुछ दिनों पहले ही उस लड़की का यमीन नामक लड़के पर दिल आ गया था। लड़की और यमीन के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों से आलम खफा हो गया था। आलम ने लड़की और यमीन को परेशान करना शुरू कर दिया। तंग आकर यमीन ने आलम की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में लड़की के भाई साहिल ने भी यमीन का साथ दिया था।
बाहरी दिल्ली में महिला सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तरफ से एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। दरअसल बाहरी जिला पुलिस ने स्कूली छात्रों को एक सुरक्षित वातावरण मुहैया प्रदान करने के मकसद से मिशन सशक्ति के तहत स्कूली छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस पेट्रोलिंग को हरी झंडी दी गई। ये पुलिस पेट्रोलिंग स्कूल और उसके आसपास के इलाके में मनचलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गश्त करेगी।